अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्नट इंजन या कार्नट साइकिल। आज का हमारा ये टॉपिक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप आज इंशाल्लाह इस पर ब्रीफली से बात करेंगे। ओके, कि इसको कार्नट साइकिल को हम कार्नट इंजन भी कह सकते हैं। ये किसने डिस्कवर किया था और किस साल में किया था, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और इसका इंटरनल जो डायग्राम है वो क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम कार्नट साइकिल को कार्नट इंजन भी कह सकते हैं। कार्नट साइकिल को हम कार्नट इंजन भी कह सकते हैं। ओके हो गया। तो ये इसका कंसेप्ट जो सबसे पहले दिया था हमारे पास जो था ना, फ्रेंच, हमारे पास फ्रेंच फिजिस्टर्स थे, FRENCH, फ्रेंच फिजिस्टर्स थे जिनका नाम था हमारे पास सादी कार्नट। सादी कार्नेट इनका नाम था। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, ये अपना टॉपिक पेश किया था 1840 में, 1840 में इसमें इसने सादी कार्नेट अपना ये तस्वुर पेश किया था। अच्छा, बाज़ बुक्स में जो ना 1824 लिखा हुआ है, 1824 लिखा हुआ है। ओके, लेकिन जो ज़्यादातर मिलता है वो 1840 ही मिलता है। ओके हो गया। सादी कार्नेट ने एक प्रोसेस दिया था जिसके नाम पर इसके नाम पर इसको प्रोसेस का नाम दे दिया गया था कार्नट साइकिल, जिसको हम कार्नट इंजन भी कह सकते हैं। ओके हो गया। तो जो इसने ये प्रोसेस पेश किया था, ये इसने आइडियल गैसेस के लिए पेश किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सादी कार्नट ने अपना प्रोसेस साइकिल कार्नट साइकिल या कार्नट इंजन का तस्वुर पेश किया था, इसका जो प्रोसेस है अभी हम देखेंगे, ये आइडियल गैसेस के लिए है सिर्फ। अगर इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं ही है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम कार्नट साइकिल को रियल गैसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए जो कार्नट साइकिल या कार्नट इंजन है, इसको सिर्फ सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि फिर हम कार्नट साइकिल को या कार्नट इंजन को यूज़ क्यों करते हैं, हमको स्टडी क्यों करते हैं। तो इसका जो बेसिकली जवाब ये है, या इसको हम कह रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कार्नट साइकिल की, कि इसके कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम कई इंजन, कई साइकिल्स, कई प्रोसेस होते हैं वो बनाते हैं। कार्नट साइकिल के कंसेप्ट को कई जगह हम यूज़ करते हैं। अगरचे हम हु वो हो यानी कि एग्जैक्ट इसके कंसेप्ट को यूज़ करते नहीं, लेकिन इस कंसेप्ट की मदद से हम कई कंसेप्ट आगे क्लियर कर पाते हैं। ओके, तो ये 1840 में सादी कार्नट ने अपना ला पेश किया था जिसको कार्नट साइकिल कहते हैं। अच्छा, सादी कार्नट का जो असल नाम था, वो यानी कि कंप्लीट नाम था, वो था लियोनार्ड। लियोनार्ड ये था, इसका कंप्लीट नाम ये था। निकोलसन, NICOLAS, निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नट, ये इसका कंप्लीट नाम था। निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नट इसका नाम था कंप्लीट। ओके हो गया। तो अब देखें इसका ये हमारे पास प्रोसेस है, इसको वो हम पहले देखते हैं ब्रीफली, उसके बाद जो इस एडिशनल फॉर्मेशन होगी इसके मतलब वो हम लास्ट पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ये एक क्या है, कि हमारे पास ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर की जो ये वॉल्स हैं ये क्या है, हमारे पास इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई है। इंसुलेटर मटेरियल का मतलब है कि हीट इस सिस्टम से ना बाहर जा सकती है, ना बाहर से इन वॉल्स के जरिए अंदर जा सकती है। ओके, सेकंड बात ये है कि जो हमारे पास ये पिस्टन है, इसको हम पिस्टन कहते हैं। ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन का मतलब क्या है कि ये पिस्टन ऊपर और नीचे हो सकता है। ओके, थर्ड बात ये है कि जो हमारे पास बेसमेंट होती है, इसको इस केस में यहाँ हमारे पास जो ये बेसमेंट है ये इंसुलेटर है। इसमें हमारे पास हॉट बॉडी है, ये बेसमेंट, इसमें भी इंसुलेटर है, इसमें कोल्ड बॉडी है। ओके, इन दोनों में हमारे पास जो बेसमेंट होगी वो इंसुलेटर मटेरियल की होगी, इसमें हॉट बॉडी मटेरियल होगी बेसमेंट, इसमें बेसमेंट जो होगी वो कोल्ड बॉडी होगी। अभी हम देखते हैं कि क्यों क्यों हम यूज़ करते हैं इधर हॉट इधर कोल्ड और इंसुलेटर इधर इंसुलेटर।
तो ये देखें सबसे पहले हमारे पास कि ये हमारे पास कंटेनर है, ये हमारे पास सिस्टम है। सिस्टम के अंदर जो हमारे पास है ये पार्टिकल हैं गैसेस के, आइडियल गैसेस के पार्टिकल्स हैं। ओके, तो जब हम ऊपर से ये 3 वेट रखे हुए हैं हमने, जब एक वेट को हिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, उठा लेंगे, तो जो पिस्टन होगा वो ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिस्टन के ऊपर में से हम एक पिस्टन को ख़त्म किया, हटा दिया, तो 2 पिस्टन रह गए, 2 पिस्टन का वजन कम हो जाएगा तीनों की निस्बत, तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? ये इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है ये वाला। तो ये डेल्टा वी जो हमारे पास है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके हो गया। यहाँ हमारे पास इस सिस्टम का वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 है। ओके हो गया। इस केस में जो हमारे पास वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो चुका है। कितना इंक्रीज़ हुआ है? वो डेल्टा वी इंक्रीज़ हुआ है। ओके, डेल्टा वी हम किस तरह निकालते हैं? V2 -1 V1, तो ये डेल्टा वी हमारा इंक्रीज़ हुआ है वॉल्यूम, इसलिए इधर हमारे पास ये वी वॉल्यूम V2 है, इधर से लेकर इधर तक हमारा वॉल्यूम V2 है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास V1 है। ओके, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास डेल्टा वी है। ओके हो गया। तो टेम्परेचर हमारे पास इधर T1 है, इधर भी टेम्परेचर T1 है, इधर भी टेम्परेचर T1 है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम तो चेंज हो रहा हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर सेम रहे, उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसलिए तो हम कह रहे हैं एक्सपेंशन का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। आइसोथर्मल क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन कह रहे हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? जब वॉल्यूम, सवाल इधर पैदा ये हो रहा है कि टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा हालांकि जो हमारा पिस्टन वो ऊपर चला गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए इधर हमने बेसमेंट पर हॉट बॉडी रखी हुई है, गर्म बॉडी रखी हुई है। एक गर्म बॉडी क्या करेगी कि जैसे जैसे हमारा हम इधर एक ये वेट हटाएंगे तो हमारा जो पिस्टन ऊपर जो जाना मूव करना शुरू करेगा, जैसे ही ऊपर करना मूव करना शुरू करेगा वैसे वैसे हमारे पास इधर से जो हीट होगी वो अंदर दाखिल होती जाएगी। जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा ज़ाहिर बात है टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा उसी लिहाज से हमारे पास इधर हॉट बॉडी से जो हीट होगी क्यू की फॉर्म में वो अंदर दाखिल हो जाएगी। इस तरह हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, उस सफ़र को कहते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। इधर लफ्ज़ एक्सपेंशन फिर वही यूज़ हो रहा है, इसका क्या मतलब है? हमारे पास इधर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है लेकिन इधर आइसोथर्मल था, इधर एडियाबैटिक। इसका क्या मतलब है कि एडियाबैटिक में वॉल्यूम चेंज होता है। ओके हो गया। इधर हमारे पास वॉल्यूम क्या था? 2 था, इधर हमारे पास वॉल्यूम 3 हो गया है। तो ये देखें इधर हमने ये दोनों जो वेट इसको ख़त्म किया तो पिस्टन मज़ीद ऊपर चला गया। ओके, मज़ीद ऊपर चला गया तो वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ हो गया इसकी निस्बत। ओके हो गया। तो इधर हमारे पास V2 से V3 वो वॉल्यूम हो गया, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इधर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्योंकि हमारा वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए हम एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। ओके हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है इस सफ़र को हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। ये देखिए ये मैंने नोट किया हुआ है कि जो प्रोसेस ऑफ कार्नट साइकिल होता है ये 4 स्टेप्स पर होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन पर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन पर, आइसोथर्मल कंप्रेशन पर, एडियाबैटिक कंप्रेशन पर। यहाँ तक सफ़र था इसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक इस सफ़र को हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। अब ये थर्ड देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसे इधर हमारे पास लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहे हैं? आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल का लफ्ज़ आ गया, इसका क्या मतलब है? हमारे पास टेम्परेचर क्या है वो कांस्टेंट रहेगा लेकिन जो हमारे पास
अब कंप्रेशन है, कंप्रेशन का क्या मतलब, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ से जब यहाँ हम कन्वर्ट होंगे तो यहाँ ऊपर हमने एक फिर वेट रख दिया। जब इसके ऊपर हम वेट रखेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि V3 से वॉल्यूम V4 हो जाएगा इधर। ओके, ये इधर वॉल्यूम V3, इधर हमारा वॉल्यूम 4 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर T2 ही रहेगा। टेम्परेचर टू कैसे रहेगा कि जब हम ऊपर हमने ये वेट इसके ऊपर रखा तो पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन इधर हमने ये देखे सी बी लिखा हुआ है, सी बी का क्या मतलब है, कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी क्या होगा, क्या इसका क्या मतलब है कि जब हमने ऊपर से प्रेशर लगाया, इस पर वेट के जरिए से प्रेशर डाला इसके ऊपर, प्रेशर डालने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो टेम्परेचर ये जो कोल्ड बॉडी होगी ऑब्जॉर्व कर लेगी, ऑब्जॉर्व कर लेगी, तो टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। ओके हो गया। तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल क्या है, टेम्परेचर इधर T2 था, इधर भी T2 है, लेकिन इधर वॉल्यूम V3, इधर वॉल्यूम V4 हो चुका है, यानी कि वॉल्यूम अब डिक्रीज हो चुका है एक्सपेंशन के इंक्रीज करने के बजाय। तो इसलिए हम एक्सपेंशन की बजाय कंप्रेशन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। जो पर लास्ट स्टेप है एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। अब फिर वही देखें कि कंप्रेशन का लफ्ज़ आ गया है। कंप्रेशन का क्या मतलब है कि वॉल्यूम मज़ीद डिक्रीज हो चुका है। एडियाबैटिक का लफ्ज़ आ चुका है। एडियाबैटिक का क्या मतलब है कि वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो देखें एडियाबैटिक का क्या मतलब है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब हम इस पर मज़ीद फिर दो जो है ना वो वेट रखेंगे तो इसका जो पिस्टन होगा वो मज़ीद नीचे आ जाएगा। पिस्टन पिस्टन जब मज़ीद नीचे आ जाएगा तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो T2 से फिर T1 हो जाएगा, वॉल्यूम V4 से फिर V1 हो जाएगा। तो जो ये हमारे पास सिस्टम होगा, सिस्टम जो है ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कार्नट साइकिल कहते हैं या कार्नट इंजन कहते हैं। ओके हो गया। एक दफ़ा फिर मैं रीड कर देता हूँ कि जो प्रोसेस ऑफ कार्नट साइकिल होता है ये 4 स्टेप्स पर होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अल्हम्दुलिल्लाह, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन पर 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। आइसोथर्मल का क्या मतलब है कि आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ओके हो गया। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। थर्ड स्टेप में आइसोथर्मल फिर यूज हुआ, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर। ये पहला स्टेप में क्या है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सेकंड क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक की टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर क्या है हमारे पास, ये भी चेंज हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वॉल्यूम भी मजीद इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। ओके, यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है बाई प्लेसिंग दी वेट। तो इधर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इधर इधर तो इधर हम आइसोथर्मल यूज़ कर रहे हैं। ये कंप्रेशन का मतलब क्या मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अब इस पर फिर हमने मज़ीद 2 वेट रख दिए तो ये मज़ीद फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन की सूरत में रिड्यूस हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो ये आज का इतना सा टॉपिक था हमारा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। अगर हम इसको पीवी डायग्राम की मदद से देखना चाहें तो वो हमारे पास इस तरह हो सकती है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर वो वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पर हमारे पास प्रेशर है। तो ये देखिए ये हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ये देखें कि अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ कि कंपेयर करने से क्या होगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन देखें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हमारा। ओके,
फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम फिर मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, एसोथर्मल कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, ये देखिए। ओके, फिर कंप्रेशन का लफ्ज़ जो है फिर डिक्रीज़ होकर फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है प्रोसेस। तो इस साइकिल को कहते हैं हम कार्नट साइकिल कहते हैं या कार्नट इंजन कहते हैं। और ये मज़ेदार की बात ये है जो कि मैंने फर्स्ट बता दिया है कि इस कंसेप्ट को सिर्फ हम आइडियल गैसेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, रियल गैसेस के लिए हम इस कंसेप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। ओके हो गया। तो अगर इसको हम एक और कंसेप्ट के ज़रिए समझना चाहें कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, इसका एफिशिएंसी हमारे पास कंप्लीट आती, तो वो हम इस तरह कह सकते हैं कि एफिशिएंसी, ये हमारे पास फार्मूला है एफिशिएंसी का। ओके, आइडियल गैसेस में जो हमारे पास टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 होता है वो इक्वल होता है। ओके हो गया। लेकिन रियल गैसेस के लिए हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, T1 T2 की इक्वल हमेशा कभी नहीं आ सकता। वो कैसे नहीं आ सकता, सपोज करें हमारे पास एक, इधर हमारे पास T1 है, इधर हमने कुछ वर्क किया, इधर हमारे पास W वर्क हुआ, तो इधर ये हमारे पास लास्ट पे ये आ गया। इधर टेम्परेचर हमारे पास था 50 सेल्सियस, इधर कुछ वर्क हुआ, कुछ साउंड की सूरत में हमारे पास टेम्परेचर, यानी कि इधर हीट कह लें, टेम्परेचर Q1 है इधर। ओके, तो इधर कुछ वर्क हुआ, वर्क की सूरत में कुछ साउंड की सूरत में एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, कुछ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल केमिकल की सूरत में कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती है काम के दौरान। तो इधर जो हमारे पास Q1 वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि Q1 में से कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज हो चुकी होगी किसी भी सूरत में, या कि ज़ाया हो चुकी होगी। इसलिए हमारे पास जो Q होता है वो फाइनल Q के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता। ये Q जो इनिशियल होता है ये कभी भी Q फाइनल के इक्वल नहीं हो सकता। जब इक्वल नहीं हो सकता तो हमारे पास जो ये होता है ये भी एफिशिएंसी कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। ओके, तो ये उस सूरत में क्यू आई उसी सूरत में क्यू एफ के इक्वल होगा जब हमारे पास इधर आइडियल केस होगा। ओके, ये जो ये इक्वेशन है ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए प्रूव है, ये इसके रियल गैसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या रियल केस में हम, या रियल प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके हो गया। कार्नट साइकिल को सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम आइडियल गैसेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।